डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। बेसिकली ये यूनिट अभय सर पढ़ा चुके हैं मेरे यहाँ पे, उनके वीडियोस उपलब्ध है। फिर भी बच्चों की डिमांड थी कि सर आपका वीडियो चाहिए, तो मैं मेरे वीडियोस भी इसी चैप्टर के ऊपर बना रहा हूँ। ये सेकंड यूनिट है और अभी वर्तमान में आज तारीख 30 है इस मंथ की, मई की 30 मई, तो 2 दिन से, पिछले 2 दिनों से ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ मैं इसी चैप्टर को। तो जिन बच्चों ने ये चैप्टर 2 दिन नहीं पढ़ा है वो शुरुआत का वीडियो देख ले और फिर ऑनलाइन में जुड़ जाए मेरे साथ। ओके, तो दोनों सपोर्ट मिलेगा। आपके पास सपोर्ट ये रहेगा कि मैं आपको ऑनलाइन में भी पढ़ा रहा हूँ और ऑफलाइन में आपके पास वीडियो लेक्चर भी हैं सेम वे पे। चलिए, हमारा टॉपिक जो चैप्टर है थर्ड है, चैप्टर थर्ड यूनिट सेकंड, चैप्टर थर्ड यूनिट सेकंड, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है आपका? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं पहले बताऊं, हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ के आए थे। उस फर्स्ट यूनिट में हमने जो पढ़ा था उस वक्त हमारा चार्ज रेस्ट में था। जब चार्ज जो रहता है रेस्ट में रहता है, उस वक्त की स्टडी को, उस वक्त जो हम स्टडी करते हैं, स्टडी क्या करते हैं कि भैया उस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, वह चार्ज किसी चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा, वह चार्ज कितना किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, ये सब हम पढ़ते हैं। इस पूरे को हम कहते हैं, चार्ज इन रेस्ट की स्टडी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब रेस्ट वाली बात है। ये सब हम फर्स्ट यूनिट में पढ़कर आए हैं। अब हमारा जो चार्ज है वो चार्ज किस में है? चार्ज इज इन मोशन हो। यदि चार्ज किस में हो? मोशन में हो, तो उसकी स्टडी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहा जाता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपको थोड़ा सा और समझाऊं। करंट मतलब बहना। आपको 10th के न्यूमेरिकल्स में बोलते थे वाटर करंट, याद आ रहा है? नदी के बहाव के बारे में कुछ क्वेश्चन थे मैथ्स में, तो उसमें वाटर करंट की बात करते थे। मतलब करंट मतलब फ्लो है। करंट का मतलब, अब हम हमारी डे टू डे लाइफ में करंट मतलब हम इलेक्ट्रिक करंट ही लेते हैं, पर अगर इसके इंग्लिश के वर्ड का यूज़ किया जाए तो जैसे वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो जो है उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ करंट का मतलब है चार्ज का फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आई है मतलब चार्ज आया है, तो चार्ज का फ्लो है यहाँ पर, और उसकी स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब अब हमें समझ में आ गया कि यहाँ हमारा चार्ज बैठा हुआ था, यहाँ हमारा चार्ज मोशन कर रहा है। अब बात आती मोशन, चार्ज का मोशन हो रहा है। ठीक है भैया, तो मोशन 2 प्रकार के होते हैं हमारे लिए बेसिकली यहाँ पर मोशन हम 2 प्रकार से मानेंगे। एक में क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी जो रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और एक केस में वेलोसिटी वेरिएबल रहेगी। वेरिएबल मतलब एक्सेलरेटरी मोशन होगा। क्या होगा? एक्सेलरेटरी मोशन होगा। अब अगर चार्ज एक्सेलरेटरी मोशन करता है, ध्यान से सुनिए, हमारा चैप्टर केवल कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं हमारा चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। और मैं पहले ही लेक्चर में बता दूं, इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। बाद में पढ़ेंगे क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तो हम ये पढ़ें कि आपका चार्ज अगर वेरिएबल है और एक्सेलरेटरी मोशन कर रहा है, तो वो टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट भी उसमें आने लगेंगे। मतलब ये चैप्टर अभी हमारा चार्ज एक्सेलरेटरी मोशन अभी हम नहीं मानेंगे। इजिट के लिए मतलब इस चैप्टर में हम चार्ज के मोशन को कौन सा लेके चलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। और बड़े मजे की बात, चार्ज को यहाँ एक्सेलरेशन लगेगा, फिर भी एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। अब बोलो सर क्या कहना चाहते हो आप? थोड़ी देर मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, आपको 40-45 मिनट में समझ में आ जाएगा कि एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन वहाँ पर इफेक्ट जनरेट नहीं कर पा रहा है।
ओके तो इसलिए वहाँ पर हम कॉन्स्टेंट वेलोसिटी लेके चलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी लेके चलेंगे और उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेके बोलेंगे। यहाँ पर एक्सेलरेशन होने के बावजूद एक्सेलरेटरी मोशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। गजब का टॉपिक है ये, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। हाँ, फिर से रिपीट कर ले, हमारे चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें हम चार्ज के मोशन वाली कंडीशन की स्टडी करेंगे। चार्ज मोशन में है, गजब चीज़ है। अब आप समझ जाएं, आप लोगों को छोटी क्लास से सिखा रहे हैं कि करंट केवल उन्हीं मटेरियलों से फ्लो होता है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अब आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो चुके हो, आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, जो मेटल्स हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आज की तारीख में आपको ये भी पता है, आप 10th पास करके आए हो, 10th में अच्छे नंबर लेकर आए हो, आपको पता है कि यहाँ करंट का बहना मतलब मोस्टली कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉनों का फ्लो। हम सेमीकंडक्टर की अभी वर्तमान में बात नहीं कर रहे, हम कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए, मेमोरी के लिए बता दूं कि हर एक कंडक्टर, जैसे कि मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर में 8.5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर मीटर क्यूब। बहुत हाई फाई वैल्यू है ये। 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं? 8.5 इंटू 10⁻28। और इससे दुगने से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम में होते हैं। अगर मैं एल्यूमिनियम का डाटा उठाऊं तो एल्यूमिनियम में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट लाने ले जाने के लिए फ्री रहते हैं, वो कितने होते हैं? आई थिंक मेरे को जो याद है 18 इंटू 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चे के मन में क्वेश्चन खड़ा होता है कि सर यदि मेरे पास एक लोहे की रॉड है या मेरे पास एक एल्यूमिनियम की रॉड है तो क्या उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है? मैं बोलूँगा यस है। क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन उस वक्त रेस्ट में है? मैं बोलूँगा नहीं, वो रेस्ट में नहीं है। आपके घर में जो बर्तन हैं उनमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं मतलब चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए? उसमें करंट होना चाहिए। परंतु वहाँ पर नेट वेलोसिटी उसकी 0 है। कंडक्टर को जब तक हम किसी पोटेंशियल से नहीं जोड़ते हैं तब तक उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नेट वेलोसिटी क्या आती है? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, जिसके कारण करंट फ्लो नहीं होता। अर्थात ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेट पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करते हैं। चलिए हमने ये दो जो डाटा लिखा है, मैं चाहूँगा आप इसको लिख लीजिए, मैं इसको बहुत उपयोग करूँगा आपके लिए बीच में। ओके, तो ये मैंने क्या बताया है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। अभी हम जाएंगे अंदर। मेरे पहले टॉपिक में 10th की बात करता हूँ, करंट वाले टॉपिक की। अभी हम कहाँ घुस गए, बहुत अंदर चले जा रहे थे। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये एक कहानी है दोस्तों, ठीक है ना। इस कहानी को मैंने अंदर के एल्यूमिनियम के अंदर घुस के नहीं देखा, मैंने कॉपर के अंदर घुस के नहीं देखा। जो मैंने बुक्स से पढ़ा है, डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं और उनसे स्टडी करी जाती है और उसके आधार पर हम लोग समझा पाते हैं आप लोगों को। ये जो करंट है, ये करंट आप 10th में पढ़ के आए हो। करंट को डिनोट किससे करते हैं? I से। और करंट होता क्या है आपको सबको पता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? करंट के पर सेकंड, करंट मतलब पर सेकंड कितना चार्ज बह रहा है यह बताना। पर सेकंड कितनी क्वांटिटी का चार्ज बह जाएगा यह बता देना करंट है। इज इट क्लियर? करंट के मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं यहाँ पर। I इक्वल टू हमने 10th में पढ़ा था Q/T। इसी का एक और फॉर्मेट लिख सकता हूँ, I इक्वल टू ∆Q/∆T। और एक नया फॉर्मूला आपके लिए, I इक्वल टू, अब क्योंकि आप 11th में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो तो वो होता है dQ/dt।
dt। यहाँ पे ये जो dt है ये बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल है। क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। स्मॉल टाइम इंटरवल मतलब जितना आप स्मॉल ले सकते हो वो ले लीजिए। और इस वक्त के इस करंट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट कहते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। तो जब ये फॉर्मूला लगाया जाता है, इससे करंट की वैल्यू लाई जाती है। जनरली ये कहाँ यूज़ किया जाता है? जब हमें इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू निकालना होती है। और ये दोनों फॉर्मूले एवरेज करंट निकालने के हैं। काहे के? कौन से करंट निकालने के हैं? एवरेज करंट निकालने के हैं। ठीक है, परंतु ये तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। तो पहला मुद्दा तो होता है कि इन तीन फॉर्मूलों को हम एक बार यूज़ करना सीख जाएं। इसके बाद हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अंदर करंट कैसे बहता होगा, क्या होता होगा, अंदर घुसेंगे अपन उसके। परंतु पहले ये जो तीन फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, इन तीन फॉर्मूलों को यूज़ कैसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन से हम समझते हैं। ओके, सो हम लगे हुए हैं आप लोगों को जो लॉकडाउन में बेस्ट से बेस्ट बीकेजी क्लासेस आपको दे सकता है। मैं मेरी ओर से जो मदद कर सकता हूँ वो करे जा रहा हूँ। देखिए, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ ये कंडक्टर है आपका। कंडक्टर को मैं जनरली ऐसे ही दिखाऊंगा क्योंकि वायर है बेटा। वायर आप समझ सकते हो आजकल कितने पतले वायर यूज़ हो रहे हैं, परंतु बोर्ड पे बनाऊंगा इतना पतला तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारा एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, वायर की लेंथ एल है, जिसका भी मेरे को कोई उपयोग नहीं है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पर मैंने मान लो एक कोई मीटर लगा रखा है, पॉसिबल नहीं, फिर भी एक मीटर लगा दिया, जो यहाँ से कितने चार्ज बह रहा है वो नोट कर रहा है। ठीक है, कितने समय में कितना चार्ज निकल गया वो क्यू को नोट कर रहा है। इसने यहाँ पर नोट किया, यहाँ के जो भी मीटर लगा था उस मीटर ने नोट किया, मान लो कि यहाँ से 10 कूलाम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हुआ। 10 कूलाम चार्ज 5 सेकंड में फ्लो हुआ। अब ध्यान से सुने, हो सकता है पहले सेकंड में 1 कूलाम ही गया हो, दूसरे सेकंड में भी 1 कूलाम गया हो, तीसरे सेकंड में 2 कूलाम चले गए हो, चौथे सेकंड में हो सकता है 1 कूलाम ही गया हो और आखिरी वाले में 5 कूलाम चले गया हो। तो चार्ज का फ्लो यहाँ कांस्टेंट नहीं है, करंट की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट अभी नहीं है। पहले कम चार्ज बह रहा था, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसा भी हो सकता है, पहले ज़्यादा था फिर कम कम, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हमें 5 सेकंड की कहानी बताई गई है। मतलब 5 सेकंड बहुत बड़ा टाइम इंटरवल होता ही है। अपने को ऐसा लगता है कि 1 2 3 4 5, ठीक है, परंतु यहाँ पर हम जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की बहने की। चार्ज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और उसके बहने की बात कर रहे हैं, मतलब हम बहुत क्वांटम लेवल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 5 सेकंड में 10 कूलाम फ्लो हो गया, तो 1 सेकंड में कितना फ्लो हुआ, तो वो Q/T करके निकाला। तो आपने इसको क्या लिखा? 10 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आया आपका? 5 सेकंड, बराबर कितना आया? 2 कूलाम पर सेकंड। और इस 2 कूलाम पर सेकंड को आप 2 एम्पियर बोलते हो। क्या बोलते हो? 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर जो करंट है ये एवरेज करंट है। हो सकता है शुरुआत में कम था, बाद में धीरे धीरे बढ़ गया। तो ये I = Q/T एक एवरेज करंट का फॉर्मूला हुआ आपका। एक और चीज समझाता हूं मैं आपको, ये ऐसे भी लिखा जा सकता था I = ΔQ/ΔT। इसको समझाता हूँ, ये ΔQ/ΔT को समझाता हूँ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ΔQ/ΔT को समझते हैं। ये दोनों वही है, एक जैसे ही हैं। मैं चाहूंगा तो इसी फॉर्मूले से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझे। यहां मेरे पास एक मीटर लगा हुआ है और t = 0 पर यहां से चार्ज कुछ फ्लो हो रहे थे। आपने बोला नहीं, कोई चार्ज उस वक्त फ्लो नहीं हुआ। आपने जैसे ही घड़ी स्टार्ट करी, चार्ज ने बहना चालू कर दिया। ओके, और t = 5 सेकंड हुए, तब तक कितना चार्ज बह गया? ठीक है ना, t = 0 पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा था? 0। और t = 5 सेकंड होने तक समझ रहे हैं, मैं क्लियर कर रहा हूं। t = 5 सेकंड होने तक चार्ज कितना बह गया आपका? Q = हो गया आपका, मान लीजिए 20 कूलाम। मतलब
आपने जब से चालू किया तब से लेकर 5 सेकंड होने तक कितने सेकंड चार्ज बह गया है 20 कूलम। तो चार्ज में फ्लो में कितना अंतर आया, चेंज इन फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितना बहा है, ये डेल क्यू मतलब चार्ज की क्वांटिटी में परिवर्तन। तो कितना आ गया आपका, दैट विल बी 20 कूलम। टाइम कितना लगा, टाइम डिफरेंस कितना है आपका, दैट विल बी डेल टी, इट विल बी 5। तो कितना आ गया 4 एम्पियर, 4 कूलम पर सेकंड मतलब 4 एम्पियर। ओके, ये सभी किसके फॉर्मूले हैं, एवरेज करंट के। किसके फॉर्मूले हैं, एवरेज करंट के। मैं आपको इस फॉर्मूले का और उपयोग सिखाता हूँ, I इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी का उपयोग सिखाता हूँ। देखें, एक चार्ज की वैल्यू इक्वेशन दे रखी है, चार्ज क्यू इक्वल टू 3 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसी एक इक्वेशन दे रखी है चार्ज की। मतलब चार्ज टाइम पे डिपेंड करता है, समय बढ़ते जाएगा तो चार्ज की वैल्यू भी बढ़ेगी। एक छोटी सी इक्वेशन से और समझाता हूँ। चार्ज क्यू इक्वल टू लिखा हुआ है 3t प्लस 1। अगर मैं t की वैल्यू 1 रखूंगा तो q की वैल्यू आएगी 4 कूलम। अगर t की वैल्यू 2 रखूंगा तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 7 कूलम। t की वैल्यू 3 रखूंगा तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 10 कूलम। तो समय बढ़ रहा है तो उससे बहने वाले चार्ज की क्वांटिटी हर एक सेकंड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इज इट क्लियर? तो चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर भी यही है। अब हमसे कहा गया कि t इक्वल टू फर्स्ट सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में कितना करंट फ्लो हुआ, या समझ में आ रहा है, एवरेज करंट निकाली है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड तक कितना हुआ। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो होता वो निकालोगे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना फ्लो होता वो निकालोगे, फिर उसका डिफरेंस निकालोगे जिसको आप क्या कहोगे, डेल क्यू कहोगे। क्या कहोगे, डेल क्यू कहोगे। t इक्वल टू 1 सेकंड पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा था, q1 इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये देखिए यहाँ पर रखिए क्या आएगा आपका 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 कितना आ गया आपका 4 कूलम। और Q एट 4 कितना आएगा आपका, 4 रखने पे 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 16 इंटू 2 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका, दैट विल बी 36 प्लस 1 37 कूलम। तो अब आपको यहाँ डेल क्यू निकालना है, तो डेल क्यू कैसे निकलेगा, Q4 माइनस Q1 अपॉन टाइम इंटरवल 4 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 3। अब कितना हुआ, Q4 कितना था आपका 37 कूलम और Q1 कितना था आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, दैट विल बी 4 कूलम डिवाइडेड बाय 3। इसमें से माइनस हुआ 33/3, इट विल बी 11 कूलम पर सेकंड। तो एवरेज क्या हुआ आपका 11 कूलम पर सेकंड का निकला। यहाँ पर एवरेज करंट कितना है 11 कूलम पर सेकंड। इज इट क्लियर? किस टाइम ड्यूरेशन में आपके टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 4 सेकंड के बीच में। तो क्या किया, जो इक्वेशन दी थी उसमें t की वैल्यू 1 रख ली, उस वक्त का q निकाल लिया, फिर t की वैल्यू 4 बोली तो 4 रख लिया अपन ने, उस वक्त q की वैल्यू निकाल ली और अपन ने क्या करा, दोनों चार्जेस के बीच का डिफरेंस निकाला, कितना टाइम डिफरेंस हुआ, डेल टी से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये डेल क्यू मतलब चार्ज में डिफरेंस, डेल टी मतलब टाइम में डिफरेंस, यहाँ रखा और अंतर आ गया। तो ये कौन सा करंट है, ये कौन सा करंट है, इज इट क्लियर? ये कौन सा करंट है, ये एवरेज करंट है। ये क्या है आपका, एवरेज करंट है। इज इट क्लियर? अब हम बात करेंगे, एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। चलिए रफ करते हैं इसको और इंस्टेंटेनियस करंट को भी समझते हैं। क्यों ना इसी इक्वेशन से ही समझ लिया जाए, जो अभी अपन ने मिटाई है उसी इक्वेशन की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया जाए। चौक खत्म हो गई दोस्तों, बहुत पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए हमारे पास Q की इक्वेशन थी, चार्ज Q इक्वल टू था 3t³ प्लस 2t प्लस 1, ऐसा कुछ दे रखा है आपके पास। अब बोले कि t बराबर t इक्वल टू 1 सेकंड पर करंट कितना होगा। अब उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, पहले सेकंड पर
करंट कितना होगा। तो अब आपको पहले सेकंड पे करंट कितना ये निकालने के लिए इसको पहले एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है, dq/dt पूछा है। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा 9t² प्लस 2t का t के रेस्पेक्ट 1 और कांस्टेंट 0 हो गया। अब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो 11th में जाए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को वहाँ पर एनालिसिस करें। मैंने डिफरेंशिएशन के बहुत अच्छे अच्छे छोटे वीडियो बनाए हैं वहाँ पे। अब t की वैल्यू 1 यहाँ रख दी जाए तो 9 इंटू टी की वैल्यू 1 रखी तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा आपका, दैट विल बी 9 इंटू 1 9 प्लस 2 11 एम्पियर। तो ये जो करंट आया है ये कौन सा करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ओके, मैंने आपको एवरेज करंट निकालना सिखाया, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना सिखाया और साथ ही साथ मैंने आपको करंट की ऐसा यूनिट भी याद करवा दी है। करंट की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर। अब हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वाइवा होता है, एक्सटर्नल आते हैं तो एक्सटर्नल हमसे कई बार बेसिक डेफिनेशंस पूछते हैं। कोई एक्सटर्नल आपसे पूछे डिफाइन करंट, तो करंट आपको डिफाइन करते आना चाहिए। करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ओके, नाउ अगर उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट तो आपके मुंह से आंसर निकलना ही चाहिए, इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर। फिर वो वहां रुकेंगे नहीं, फिर आपसे पूछेंगे डिफाइन 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट किसे कहेंगे, यदि किसी कंडक्टर के, ये कंडक्टर है ओके, इसके क्रॉस सेक्शन से पर सेकंड 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। कितने कूलम का, 1 कूलम का, मतलब चार्ज की बहने की दर, चार्ज के बहने की दर, चार्ज के फ्लो का रेट, चार्ज के फ्लो का रेट पर सेकंड 1 कूलम है। कितना है 1 कूलम, तो उसको कहते हैं 1 एम्पियर। तो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम। एग्जांपल और देता हूं एक आपको, जैसे ये कंडक्टर है, इसके इस माउथ से, इसके इस क्रॉस सेक्शन एरिया से समझ जाएं, और ऐसा मत समझना कि यहाँ से टपक रहा होगा, है ना भैया। यहाँ एक कंडक्टर लगाते हैं, इसमें एक सर्किट बनाते हैं, बैटरी लगाते हैं, तब की बात है ना। अभी समझे इस चीज़ को, जो चार्ज कंडक्टर से बाहर आ रहा है इसके क्रॉस सेक्शन से, वो आया 5 कूलम, और 5 कूलम 5 सेकंड में आया। 5 कूलम चार्ज बाहर निकला 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 5 कूलम, तो 1 सेकंड में 1 कूलम। यही है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब है कि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कितना है, पर सेकंड 1 कूलम फ्लो हो रहा है, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, उसे 1 एम्पियर करंट कहेंगे। करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है। बट एक और इंपॉर्टेंट चीज हम अधिकांश न्यूमेरिकलों में पाते हैं कि करंट हमको मिली एम्पियर में दिया जाता है। जैसे कि कहीं लिखा है 5 मिली एम्पियर, तो हमको न्यूमेरिकल्स में उसको एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहिए। तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख के हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स में माइक्रो एम्पियर में भी आएगा। किस में आएगा, माइक्रो एम्पियर में। जैसे कहीं लिख दिया 7 माइक्रो एम्पियर, तो 7 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर करके हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स में। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा पेशेंस है आप लोगों का। अब करंट की पिक्चर चल रही है। कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर हमने करंट 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट। मैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे नहीं गया हूँ। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बाद में आता है मेरे लिए। अभी देखा करें आप, हम अंदर करंट कैसे बहता होगा वो बात की बात है, अंदर क्या हो रहा होगा बात की बात है। भैया हमें ये तो पता चले कि करंट को बाहर से मेजर कैसे करते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है, करंट होता क्या है, अंदर उसको देखने से पहले बाहर के बारे में तो पता चले। चलिए, तो करंट हमारे पास 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, 2 टाइप्स का। एक करंट को हम कहते हैं डीसी और एक को कहते हैं एसी। डीसी डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट मतलब वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड अप्रॉक्सीमेटली फिक्स है तथा जिसकी डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती हो। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन फिक्स हो खास तौर से, उस करंट को हम क्या कहेंगे, डीसी कहेंगे। अल्टरनेटिंग करंट वह करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड, जैसे करंट और टाइम का मैं ग्राफ बनाऊं, तो जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ता जाता है, फिर धीरे धीरे कम होता है, 0 हो जाता है, फिर
करंट अपनी दिशा अर्थात डायरेक्शन, करंट की फ्लो की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, धीरे 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 दूसरी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, बढ़ता बढ़ता फिर घटता घटता घटता, मतलब वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या होता हो, वेरी होता हो, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या हो, बदलता रहता हो, तथा जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली मतलब एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इज इट क्लियर? अल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट है, वह करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली वेरी करता है तथा डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, उस करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घरों में ये टीवी, पंखे, फ्रिज, कूलर, घर की जितनी भी अप्लायंसेस है, अधिकांश अप्लायंसेस, मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो सीधे एमपी इलेक्ट्रिक बोर्ड के करंट से चलती है, वो सब एसी होती है। हाँ, कुछ एक अप्लायंसेस आपके घर में ऐसी हो सकती है जो डीसी से चलती है, जैसे कि मोबाइल के अंदर बैटरी लगती है और बैटरी क्या देता है, डीसी, तो वो किससे चलेगी, डीसी से। आपके घर में कोई खिलौना हो जिसमें हम सेल फिट करते हैं तो सेल क्या देता है, डीसी, तो वो डीसी से चलने वाली डिवाइसेस हो गई है। ओके, अभी अगर ट्रिमर की बात करें, ओके, जो ट्रिमर आता है सेविंग के पर्पज़ से, उसमें जो लगता है उसमें भी बैटरी लगती है, ओके, तो वो भी डीसी से रन होने वाली चीज़ें हैं। तो जो भी बैटरी और सेल से कनेक्टेड हैं वो सब डीसी, क्योंकि बैटरी और सेल में अंतर ये, सेल में हम दो लाइन खींचते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी लाइन होती है प्लस को शो करती, छोटी लाइन माइनस को करती है। और अब सब समझदार हो यार, बड़ी लाइन हाइयर पोटेंशियल होता है, छोटी लाइन लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। माइनस माइनस कुछ नहीं होता भाई, है ना। माइनस मतलब कम पोटेंशियल वाला पॉइंट, प्लस मतलब ज़्यादा पोटेंशियल वाला पॉइंट। तो ओके, अगर कई सेल्स को हम जोड़ दें, एक सेल ये है, फिर उसके बाद एक सेल और आ गया, फिर एक सेल और आ गया, इस प्रकार से सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बैटरी कहलाता है। आपके कई खिलौनों में, कई इंस्ट्रूमेंट्स में 3-3 सेल लग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौनों में, तो वो तीनों सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बैटरी क्रिएट करते हैं। किसी खिलौनों को 4.5 वोल्ट चाहिए, कितना चाहिए, 4.5 वोल्ट चाहिए, और आपके पास जो आप दुकानों पे घड़ी का सेल ये खरीदते हैं वो 1.5 वोल्ट देता है। तो 1.5 को सीरीज में लगाकर नेट पोटेंशियल कितना कर लिया जाता है वहाँ पर, इट विल बी 4.5। चलिए ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डीसी करंट। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं मैं आपको, जरूरी नहीं है कि डीसी का मैग्नीट्यूड एकदम फिक्स रहे। क्या होता है, सेल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो कभी कभी आप ये देखोगे टाइम इंटरवल अगर ज़्यादा है तो आपको नोटिस होगा कि करंट की वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी कम हो सकती है, और होती है, सेल्स के करंट की वैल्यू कम होती जाती है, हाँ, परंतु डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो डीसी में अप्रॉक्सीमेटली अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल लोगे तो मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा, परंतु अगर लॉन्ग टाइम इंटरवल ले लिया तो हो सकता है कि जैसे कोई बैटरी है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ और शुरुआत में मैंने उसमें करंट नोट करा और आधे घंटे बाद करंट नोट कर रहा हूँ, तो टाइम इंटरवल बहुत बड़ा हो गया। मैंने करंट नोट करा और उसके 10 सेकंड बाद करंट नोट करूँगा तो सेम आ जाएगा। परंतु अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा है तो डीसी के सोर्स से भी निकलने वाले करंट का मैग्नीट्यूड थोड़ा सा वेरी होता है, परंतु डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो आप लोग वैसे तो बहुत ज्ञानी हो, आप लोग 10th में एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर पढ़ कर आए हो। क्या पढ़ के आए हो, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ओवरऑल मैं यहाँ करंट को प्रोड्यूस करने नहीं जा रहा हूँ, मैं जनरेटर पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, ध्यान से सुने, डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए ZERO, 0। डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अरे भैया उसकी डायरेक्शन ही चेंज नहीं होती है, जैसे पेंडुलम यूँ जाता है फिर यूँ आता है, तो आप उस वक्त फ्रीक्वेंसी की बात करते हो। यहाँ तो डीसी का करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है भैया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का सवाल ही नहीं उठता है। अब अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है कि जाता इसका करंट की डायरेक्शन बार बार क्या होती है, चेंज होती है। और इन इंडिया एसी की फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और अगर यूएस की बात करें तो यूएस में इनमें वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। ओके, तो डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, हमारे न्यूमेरिकलों में 50 हर्ट्ज ही आएगी लगभग, और डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 0 होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर एसी डीसी चल रहा है और ये बात ना बताऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग कैपेसिटर पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो इससे पहले? कैपेसिटर पढ़ चुके हो। अरे अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी परेशान मत होइए, मैं हल्का सा समझाता हूँ, क्योंकि एसी डीसी का रोल कैपेसिटर में बड़ा है। कैपेसिटर मतलब वह डिवाइस, ध्यान दे बैटरी में एक लाइन बड़ी एक लाइन छोटी है ना सेल में, ये जब दोनों बड़ी बराबर लाइन खींची जाती है कैपेसिटर का सिंबल है। कैपेसिटर को सी से लिखते हैं भैया, है ना। कोई इसी चैप्टर में ही 12वीं में घुसा, उसने कैपेसिटर पढ़ा ही नहीं है, तो कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। ओके, एंजॉय द लाइफ। यहाँ देखें, ये जो कैपेसिटर है ये क्या है? कैपेसिटर का सिंबल। अगर इससे मैं डीसी सप्लाई दे दूँ, क्या दे दूँ? डीसी सप्लाई, तो इससे डीसी करंट गुजरेगा नहीं। डीसी दे देना मतलब ये प्लस माइनस इसको दे दिया, तो ये इस बैटरी से कनेक्ट होने पे चार्ज हो जाएगा, बट इट विल नॉट फ्लो द करंट। मतलब डीसी करंट के लिए कैपेसिटर एक हिसाब से कह लीजिए तो टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन है, करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे दो वायर टूट जाते हैं ऐसा बिहेव करता है वो। क्यों करता है? क्योंकि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है एक्सी, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते हम, वैसे रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस उसका पूरा नाम है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस होता है 1/2 पाई एफ सी। सी मतलब उसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की यूनिट फेरेड होती है। क्या होती है? फेरेड होती है। कहानी कहीं से कहीं जा रही है पर कोई बात नहीं। तो जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है वो है अपने पास 1/2 पाई एफ सी। तो ये जो एफ है फ्रीक्वेंसी के करंट की, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। डिनोमिनेटर में 0 मतलब 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट। अब समझ गए आप लोग? इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? इनफाइनाइट। किसके लिए? डीसी करंट के लिए। इसलिए कैपेसिटर से डीसी करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, अगर हम एसी करंट की बात करेंगे तो एसी करंट कैपेसिटर से फ्लो होता है, कैपेसिटर से फ्लो होता है। इज इट क्लियर टू यू? और थोड़ा सा देखें हम लोग, कुछ मजाक की बातें हैं, कभी बच्चों को याद नहीं रहता है तो इसलिए व्हाट्सएप और इस पे चला करता है कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, इस प्रकार का करंट होता है, इस प्रकार का करंट होता है, तो जब वो यहाँ से आता तो यूँ करके निकल जाता है। ऐसा नहीं है, समझ में आ रहा है? पर याद रहता है इस बहाने कि कैपेसिटर से कौन सा करंट गुजरता है? एसी गुजर जाता है, पर डीसी गुजरता नहीं है। परंतु अपने को काउस पता होना चाहिए, ऐसा नहीं यूं होता है, ऐसा कोई करंट होता ही नहीं है ना। करंट क्या होता है? इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ओके, ऐसे 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 करंट को, भैया करंट का मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है वो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। ध्यान से देखें, ये सिंबल है उसको रिप्रेजेंट करने का, ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट करने का। करंट ऐसा नहीं होता है। चलिए ना, यहाँ पर ध्यान देखें कि कैपेसिटर डीसी को फ्लो नहीं करता। किसको फ्लो करता है? एसी को फ्लो करता है। कहीं फिल्टर सर्किट पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? फिल्टर सर्किट। तब और मज़े से आपको समझाऊंगा इन चीज़ों को। चलिए, मैं मेरी गाड़ी को कहीं और नहीं ले जाता हूँ। तो मैंने हाल फिलहाल आपको समझा दिया करंट कितने प्रकार का है हमारे पास? 2 प्रकार का, एक डीसी और एक एसी। एक डीसी और एक एसी। एक और विशेषता आपको समझाऊंगा, मज़ा आता है इन चीज़ों को पढ़ने में और बुक्स में इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। ये जो डीसी होता है, ये जो एसी होता है, एसी बोले तो अपने घर में आया वही स्विच बोर्ड्स में जो लाइट वाइट चल रहा है, ये एसी है। आप एसी को डीसी में बदल सकते हो। कैसे? अरे भैया, आपके घर में मोबाइल चार्जर है कि नहीं है? वो चार्जर का जो सर्किट है, ठीक है, चार्जर जो होता है, चार्जर में एक सर्किट होता है, उस सर्किट को हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। उस रेक्टिफायर का काम है कि वो एसी को किस में बदल देता है? डीसी में। क्योंकि आपके मोबाइल के अंदर लगी है बैटरी, बैटरी डीसी से संबंधित है, वो लेगी भी डीसी, देगी भी डीसी। मतलब आपके घर में अगर कोई बैटरी है, बैटरा है इन्वर्टर का, ओके, तो ये जो बैटरी होती है इसका काम है कि डीसी लेना और डीसी देना। कभी ये ना तो एसी लेती है ना एसी देती है बैटरी। अब
आपके मोबाइल को चार्ज करना है, मोबाइल को चार्ज करना है तो बैटरी को चार्ज करना है, बैटरी को चार्ज करना है मतलब बैटरी को खाना पानी देना है, एनर्जी देना है, बैटरी को एनर्जी देना है। बैटरी मतलब कौन सा करंट लेगी? डीसी। परंतु आपके घर में क्या आ रहा है? एसी। तो उसके लिए कौन सा सर्किट लगता है? रेक्टिफायर सर्किट। उसी को हम हमारी नॉर्मल भाषा में कह देते हैं चार्जर, जो डीसी एसी को क्या कर देता है? डीसी। अब आपको एक और डिवाइस के बारे में बताऊंगा जो डीसी से एसी भी करता है। अब बोलो सर इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है? भैया आपके घरों में इन्वर्टर लगा होगा, लाइट जाती है तो बैटरी क्या करती है? डीसी देती है। परंतु अपने घर के पंखे, घर की ट्यूबलाइटें, घर की जितनी भी अप्लायंसेस है वो सब एसी से चलती है, वो डीसी से नहीं चलती, उनको एसी ही चाहिए। परंतु इन्वर्टर, कौन सा? इन्वर्टर। इन्वर्टर में एक सर्किट लगा होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटर। क्या बोला जाता है? ऑक्सीलेटर। तो जो ऑक्सीलेटर होता है वो क्या करता है? डीसी को एसी में बदल देगा और एसी हमारे घर के अप्लायंसेस को मिल जाएगा, तो हमारे घर की लाइट चालू हो जाती है लाइट जाने पर भी, जिनके घरों में इन्वर्टर लगा हुआ है। अब उनके पास एक होता है इन्वर्टर की डिवाइस। इन्वर्टर वो होता है जिसमें दोनों डिवाइस होती है, ऑक्सीलेटर भी होता है और रेक्टिफायर होता है। इन्वर्टर का काम क्या है आपके घर पर? इन्वर्टर का काम क्या है आपके घर पर? भैया जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं मैं ना, बहुत ज्यादा भी डेप्थ में नहीं उतरा हूं। इन्वर्टर का काम क्या है आपके घर में? डीसी को एसी करना, एसी को डीसी करना, दोनों काम है। जब लाइट चले जाती है तो वो बैटरी डीसी देती है और घर को एसी मिलता है। लाइट आ जाती है तो एसी लेता है इन्वर्टर और बैटरी को डीसी बनाकर चार्ज करता है, बैटरी की चार्जिंग चालू हो जाती है। तो दोनों, अगर ऑक्सीलेटर और रेक्टिफायर, ऑक्सीलेटर और रेक्टिफायर एक ही डिवाइस में लगे हो तो हम उसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का काम है कि करंट का वे चेंज कर देना, अगर वो डीसी हो तो एसी कर दे, एसी है तो डीसी कर दे। तो हमारे पास डीसी से एसी करने के लिए डिवाइस होती है ऑक्सीलेटर, एसी से डीसी करने के लिए होती है रेक्टिफायर। फिर से एक बार, डीसी से एसी ऑक्सीलेटर करता है, एसी से डीसी कौन करता है? रेक्टिफायर, जिसको हम चार्जर भी कहते हैं। चलिए हम कहाँ एसी और डीसी में उलझे, पर बहुत ही बढ़िया बेसिक नॉलेज है करंट की इन चीज़ों का भैया, जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते पहले वो समझ में आए, उसके बाद हम करंट के लिए अंदर घुसेंगे। चलिए चलते हैं। तो ये मेरा छोटा सा वीडियो हुआ, इंट्रोडक्टरी वीडियो कह सकते हो, अबाउट द करंट, कि करंट होता क्या है, उसकी यूनिट क्या होती है, करंट फ्लो कैसे होता है। अगर आपको अब करंट फ्लो होते वक्त अंदर के इलेक्ट्रॉनों का मोशन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे जाते होंगे, इलेक्ट्रॉनों पे क्या फोर्स लगता होगा, किधर जाते होंगे, उसके लिए आपको मेरा सेकंड वीडियो देखना होगा। इज इट क्लियर? आप मेरा सेकंड वीडियो देखिए, 100% आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आएगा कि अंदर इलेक्ट्रॉन आप जैसे ही मस्तीखोर शांत नहीं बैठते हैं। ओके, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और देखिए जितने भी देख रहे हैं कम से कम उसे सब्सक्राइब करें और उसको फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स को। Okay, thank you.